एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बैंक। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड में अपवा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने झारखंड की भौगोलिक स्थिति, भूगर्भिक संरचना के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट को मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आप जाकर मेरे चैनल पे विजिट कर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो है झारखंड में अपवा प्रणाली, और इस अपवा जो प्रणाली है उसके अंदर आज हम लोग नदी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो अपवा प्रणाली है वो होती क्या है। तो अपवा प्रणाली में क्या क्या आते हैं। तो अपवा प्रणाली में फर्स्ट तो एक नदी शामिल होता है, सेकेंड जो है वो जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स जितने भी होते हैं, थर्ड है गर्म जलकुंड। तो ये तीनों जो है वो अपवा प्रणाली में शामिल होते हैं। तो अपवा प्रणाली होती क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जल के बहाव की समग्र व्यवस्था, यानी कि जल के बहाव की जितनी भी व्यवस्थाएं, जितनी भी चीज़ें हम लोगों के आसपास दिखती है, वो सारी जो है वो अपवा प्रणाली के नाम से जानी जाती है। यानी कि हमारे आसपास हम लोग देखते हैं कि नदी बह कर आ रही है, वो भी एक जल का स्रोत है, वो भी एक जल से भरा हुआ एक व्यवस्था है। जितने भी हम लोग बहुत बार वाटरफॉल्स वगैरह घूमने के लिए जाते हैं तो उसमें भी नदी का बहाव देखते हैं। फिर है गर्म जलकुंड, जो कि हम लोग कभी कभी राजगीर वगैरह में देखे होंगे। हजारीबाग में भी गर्म जलकुंड है, सूर्यकुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी भी सारी जो है वो जल से जितनी भी रिलेटेड है, जल के बहाव से जितनी भी जल का जिसमें बहाव होता हो वैसी व्यवस्था, उसे हम लोग अपवा प्रणाली कहते हैं। इसलिए इसमें नदियाँ, जलप्रपात, गर्म जलकुंड शामिल है, क्योंकि ये सभी क्या है, नदियों के यानी कि जल का बहाव होता है इसमें, इसलिए ये सभी अपवा प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अब आगे क्या है। तो राज्य जो है हमारा है झारखंड राज्य जो है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो झारखंड राज्य में जो ये अपवा प्रणाली है उसका निर्माण कैसे होता है। तो अपवा प्रणाली तभी कहलाएगी या तभी निर्माण होगा अपवा प्रणाली का जब उसमें जल की मात्रा हो, उसमें भूमि की संरचना हो, ढाल की तीव्रता हो, वनस्पति का घनत्व हो तथा मिट्टी की संरचना जैसे तत्व जो है इसके निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। यानी कि कोई भी जब अपवा प्रणाली बनती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि इसमें जल की तो मात्रा होगी ही, यानी कि उसमें पानी होगा ही होगा। उसके बाद क्या है, भूमि की जो भी संरचना होती है, यानी कि भूमि का जो भी डिज़ाइन होता है उस पर भी ये डिपेंड करता है कि अपवा प्रणाली जब बनती है तो। और जो हमारा जो ज़मीन होता है उसकी ढाल जो है वो जितनी तेज़ होगी उतनी तेज़ से क्या होता है, जल का बहाव होता है, पानी बहकर आता है, तो ढाल जो है उसकी तीव्रता पे भी निर्भर करता है। फिर है वनस्पति का घनत्व, यानी कि पेड़ पौधे जितनी अधिक मात्रा में होगी। नेक्स्ट है मिट्टी की संरचना, यानी कि मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी संरचना कैसी है, ये सभी जो हैं वो अपवा प्रणाली के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार, अब हमारे झारखंड सरकार में एक विभाग है जिसका नाम है जल संसाधन विभाग। यानी कि ये सभी हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत क्या है, जल संसाधन विभाग का इम्पॉर्टेंट रोल तो होगा ही। तो हमारे जो झारखंड है वहाँ के जो जल संसाधन विभाग है उनका कहना है कि राज्य जो है हमारा उसमें 1.59 लाख हेक्टेयर क्या है, क्षेत्र जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित है। यानी कि जल संसाधन विभाग का कहना है कि झारखंड सरकार में, यानी कि राज्य जो हमारा झारखंड है उसमें 1.59 लाख हेक्टेयर क्या है, क्षेत्र वो जलीय स्रोतों से आच्छादित है। यानी कि वहाँ पे जल स्रोत पड़ा है, जल स्रोत भरा पड़ा है। और ये राज्य का कितना प्रतिशत है, तो ये राज्य का जो कुल भूभाग है, कुल जो हमारा क्षेत्रफल है उसका 2% भाग है। नेक्स्ट क्या है कि 2018-19 में राज्य में 2018-19 के डेटा के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें 30,169 मिलियन घन मीटर जो है वो जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिसमें 25,877 मिलियन घन मीटर यानी कि 86% क्या है, सतही जल के रूप में है।
अब बात करें 14% क्या है, भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। यहाँ पे जो है 2018-19 की बात करें तो हमारा राज्य जो है उसमें 30,169 मिलियन घन मीटर जो है वो टोटल जल संसाधन है, यानी जल की मात्रा है, जल के जितने भी स्रोत हैं उसमें से क्या है 86% जो है वो सतही जल है और 14% भूमिगत जल है। सतही जल कहने का अर्थ है कि जो सतह के ऊपर में हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो हम लोग देख पाते हैं, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, ये सारी। और भूमिगत जल कहने का मतलब है जो हमारे ज़मीन के अंदर है, वो भूमि के अंदर जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य जो है उसमें औद्योगिक क्षेत्र यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए जल की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, तो 4,338 मिलियन घन मीटर जो है वो जल की आवश्यकता है। और सिंचाई के लिए देखें तो सिंचाई के लिए 3,813 मिलियन घन मीटर जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। यही अगर हम लोग शहरी क्षेत्र में देखें यानी कि टाउन में देखें, सिटी में देखें तो 1616 यानी कि 1616.35 लाख गैलन जल की क्या है आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ 734.35 लाख गैलन जल की उपलब्ध है। और यहाँ पे क्या है बोला गया है कि शहरी जो क्षेत्र है उसमें 1616.35 लाख गैलन जल की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ यानी कि झारखंड राज्य में कितना उपस्थित है 734.35 लाख गैलन जल ही उपलब्ध है। तो सोचिए कि ज़रूरत इतना का है लेकिन उपस्थित कितना है, इतना। तो हम लोगों को जल की इसलिए प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, यानी कि पानी का जो प्रॉब्लम होता है इसलिए होता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि राज्य जो हमारा है, अब हम यहाँ पे राज्य में औद्योगिक के बारे में देख लिए कि औद्योगिक क्षेत्र पे कितना है, सिंचाई क्षेत्र पे कितना है, शहरी क्षेत्र में कितना आवश्यकता है और हमारे पास उपलब्ध कितना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पानी की प्रॉब्लम है वो हम लोग को क्यों होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के अधिकांश भाग में यानी कि राज्य के जितने भी भाग हैं उसमें से ज़्यादातर जो भाग है उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है, आर्कियन कालीन चट्टानें पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि 90% जो है वो आर्कियन कालीन चट्टानें जो है हमारे झारखंड में पाई जाती है। इसके पहले मैंने क्लास में आप लोगों को बताया है। और इसके कारण ही क्या होता है कि मृदा की छिद्रता काफ़ी कम है। साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड कैसा है, पठारी क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ पठार सारे चीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके कारण यहाँ पे क्या है, वर्षा का जल जो है वो तीव्रता से प्रवाहित हो जाता है। पठार क्या होता है, पठार जब भी है तो वो बहुत उसका ढाल तीव्र होता है, तो यहाँ जब बारिश होती है तो उसकी जो पानी है वो तेज़ी से बहता है, जिसके कारण क्या होता है कि भूमिगत जो जल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसके कारण क्या है, पानी रुक नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे भूमि में यानी भूमिगत जो जल है, भूमि के ऊपर जो जल है उसकी मात्रा हम लोग काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सारा पानी बह जाता है। झारखंड में नदियाँ, जलप्रपात, गर्म जलकुंड अफवाह प्रणाली के प्रमुख घटक है। झारखंड में अगर पूछा जाए कि अफवाह जो प्रणाली है उसके प्रमुख घटक कौन है, तो सबसे फर्स्ट तो नदी है, सेकेंड है जलप्रपात, थर्ड है गर्म जलकुंड। और ये तीनों जो हैं वो मेन हैं अफवाह प्रणाली के घटकों में। तो हम लोग से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अफवाह प्रणाली के मुख्य घटक कौन कौन से, इसमें से नदी दे दे, जलप्रपात दे दे, गर्म जलकुंड दे दे, पूछ ले ए होगा, बी होगा, सी होगा या तीनों होगा। तो इस तरह के ऑप्शन दे दे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से मुख्य घटक हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे अपने क्लास में। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नदी के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नदी के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि अफवाह प्रणाली जो है उसमें हम लोग नदी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जलप्रपात के बारे में देखेंगे कि जलप्रपात क्या है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जलप्रपात के बारे के बाद गर्म जलकुंड कितनी है झारखंड में, गर्म जलकुंड क्या होता है नहीं होता है, सभी हम लोग देखेंगे।
उसके बाद क्या देखेंगे, ये तीनों को हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में तब हम लोगों को झारखंड में अफवाह प्रणाली की सारी डिटेल हम लोगों को मिल जाएगी। तो आज हम लोग क्या है, नदी को कवर करते हैं, नदी को देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट और भी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में नदियाँ, यानी कि झारखंड में जो है वो नदी के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड में जितनी भी नदियाँ हैं, सोन नदी जो हमारी है, उसके अलावा झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं सभी जो है वो पानी के लिए मानसून पर डिपेंडेंट हैं। यानी कि सभी नदियों में जो है वो पानी कैसे आता है, जब हमारे राज्य में मानसून आता है और उसकी वजह से जब बारिश होती है तभी सारी नदियों में आप लोगों को पानी भरा हुआ दिखेगा। और अगर गर्मी के दिनों में हम देखें तो यही पानी क्या है, सूखे हुए रहते हैं। नदियों में पानी उतनी नहीं रहती है जितनी हम लोग मानसून के समय में देखते हैं। तो इसमें से एक अपवाद है कि सोन नदी ऐसा नहीं है। सोन नदी में आपको क्या है, सोन नदी हमेशा से इसमें पानी देखने को मिलता है। और बाकी जितनी नदियाँ हैं वो सभी बरसाती हैं, यानी कि बारिश के समय में ही उसमें पानी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कठोर चट्टानी क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण। कठोर चट्टानी जो क्षेत्र है उससे प्रवाहित होने के कारण झारखंड की जो नदियां हैं वो नाव चलाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यानी कि हमारे जो झारखंड है वो कठोर चट्टानों, पठारों, पहाड़ों से बना हुआ है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो चट्टानी क्षेत्र हैं उसके कारण झारखंड की जितनी भी नदियाँ बहती है तो हम लोग देखते हैं कि वो चट्टानों से होते हुए ही बहती होगी, क्योंकि यहाँ पे चट्टानों की बहुत ज़्यादा मात्रा है। और इसके वजह से क्या है, झारखंड में नाव चलाने के लिए या जगह को उपयुक्त यूजफुल नहीं माना जाता है। इसमें से भी हम लोग देखें कि सिर्फ वनली मयूराक्षी, जिसे हम लोग मोर नदी भी बोलते हैं, उसका उपयोग हम लोग नाव चलाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि एकमात्र वैसी नदी का नाम बताया झारखंड में जिसका उपयोग हम लोग नाव चलाने के लिए करते हैं। तो इसमें से आप लोग का आंसर देना होगा मयूराक्षी नदी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मोर नदी। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड की नदियों को प्रवाह की दिशा के अनुसार, यानी कि झारखंड में जो नदियां हैं वो जरूरी नहीं है कि सब एक ही साइड प्रवाह करेगी, यानी एक ही साइड बहेगी। इसके प्रवाह जो है उसकी दिशा अलग अलग होती है और इसी के अनुसार इसको उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती, दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया गया है। यानी कि झारखंड की जो नदी है उसका जो भी प्रवाह की दिशा है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को बोलते हैं उत्तरवर्ती नदियाँ, दूसरे को बोलते हैं दक्षिणवर्ती नदियाँ। दक्षिणवर्ती जो नदी है उसको हम लोग पूर्ववर्ती भी बोलते हैं। फिर देखते हैं वे नदियाँ जो पठारी भागों से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि वैसी नदी जो पठारी भाग से तो निकलती है लेकिन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा या उसकी सहायक नदी में जाकर मिल जाती है, वैसी नदियों को हम लोग क्या करते हैं, उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। तो यानी कि कोई भी नदी मान लीजिए निकल रही है पठारी क्षेत्र से, कहीं से भी निकली, ठीक है। मान लीजिए कि उत्तर हमारा इस दिशा में पड़ता है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ हो गया और यहाँ पे हमारा साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, हम लोग देखते हैं मैप में हमेशा झारखंड का। तो अगर कहीं से भी निकल रही है नदियाँ पठारी भाग से, और वो क्या होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है, यानी उत्तर दिशा में जाने लगती है नदियाँ। और जाकर क्या है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया का जो हम मैप देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि उत्तर की ही दिशा में क्या है, गंगा नदी निकलती है। तो उसी में जाके या उसकी जो भी सहायक नदी है, यमुना वगैरह, उसमें जाके अगर मिल जाती है तो वैसी नदी को हम लोग उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दक्षिणवर्ती नदी और उत्तरवर्ती नदी जो है उसमें से कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। उसमें से एक सोन नदी है हमारी उत्तरवर्ती नदी। और सोन नदी का क्या है, क्या मैंने बताया था, सोन नदी क्या है, और नदी के हिसाब से सभी बरसाती है, लेकिन सोन नदी बरसाती नदी नहीं है। नेक्स्ट है उत्तर कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन, ये सभी प्रमुख उत्तरवर्ती नदियां हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वे नदियाँ जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर, यानी कि जो पठार है उसके दक्षिण भाग से निकलती है, यानी कि नीचे मान लीजिए दक्षिण है तो यहाँ से निकलती हुई पूर्व या दक्षिण की ओर, यानी पूर्व या दक्षिण की ओर जो है वो प्रवाहित होती है। यानी कि निकली दक्षिण भाग से
और यह पूर्व या दक्षिण की ओर बहने लगती है तो उनको ही कहते हैं पूरबवर्ती या दक्षिणवर्ती। तो इसके नामों से भी हम देख सकते हैं पूरबवर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों बोला गया है। तो यानी कि ये पूरब दिशा में और दक्षिण दिशा में दोनों दिशाओं में बहेगी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोले हैं, पूरबवर्ती या दक्षिणवर्ती दिशा। इसमें से मुख्य जो नदियाँ होती है जो हमारी पूरबवर्ती और दक्षिणवर्ती होती हैं उसमें से है दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिण कोयल, शंख नदी, मयूराक्षी नदी। ये सभी प्रमुख नदियाँ क्या हैं, दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़े, झारखंड के अपवाह प्रणाली किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं और इसकी नदी के बारे में हम लोग देखें जो कि अपवाह प्रणाली का एक प्रमुख घटक है नदी। इसके बारे में हम लोग देखें कि इसमें 2 प्रकार की नदियां होती है, उत्तरवर्ती नदी, दक्षिणवर्ती नदी या पूरबवर्ती नदी। इन दोनों के बारे में कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें तो ये जो दोनों नदियां हैं, उत्तरवर्ती नदी और दक्षिणवर्ती नदी, ये दोनों की जितनी भी नदियों का यहाँ उदाहरण दिया गया है ये सभी को हम लोग क्या है डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा और इसके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे इन नदियों के बारे में जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बारे में भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इस वीडियो के बारे में सजेशन भी देना है कि और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सजेशन भी दे सकते हैं और मैं उसे अप्लाई करूँगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।